So hello dosto, welcome back to our channel Govinda Biswas. Hope you all are fine there in your home. So guys, today we are going to talk about the only one news reporter Abhishek Sharma. सो गाइस, कुछ ही दिनों पहले अभिषेक शर्मा सर ने हमारे यूट्यूब चैनल पे एक मोदी जी के इंटरव्यू के बारे में एक वीडियो पोस्ट किया था। तो हम लोग सब लोग मिलके वो वीडियो हमारे ये वाले वीडियो के आगे देखने वाले हैं। तो प्लीज़ स्टैंड बाय इन द वीडियो और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना। सो लेट्स गो एंड वॉच द फुल वीडियो ऑफ अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिषेक शर्मा और हम आपके सामने न्यूज चक्र के स्पेशल एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू का सबसे बड़ा पोस्टमार्टम पेश कर रहे हैं, क्योंकि जितने सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने दिए उससे ज्यादा तो उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं और मुद्दों को किस सुविधाजनक अंदाज से उन्होंने जवाब दिया उसे भी आपके सामने रखना बेहद जरूरी है। आगाज करते हैं हम उनके इंटरव्यू के इस बड़ी बात से और हम आपको बताना चाहेंगे कि काऊ लिंचिंग के ऊपर, यानी कि गौरक्षा से जुड़ी जो लिंचिंग हो रही है उस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा और उस पर हमारा टेक। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके एक पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। जब एक सुबोध कुमार सिंह नाम का पुलिस ऑफिसर मारा जाता है तो इनका बयान ये आता है कि पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि गाय को किसने मारा, बाद में सुबोध कुमार सिंह की हत्या की जांच होगी। तो मुझे आप बताइए, ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि काऊ लिंचिंग को लेकर पहली नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? उस भीड़ की या उन तमाम जिम्मेदार मुख्यमंत्रियों की, बीजेपी की उन नेताओं की जो लगातार इस मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं? आपके बुलंदशहर के सांसद जो हैं वो आरोपियों के साथ खड़े दिखाई दिए थे। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अब से कुछ ही दिनों पहले बुलंदशहर से आपके एक विधायक ने कहा कि सुबोध कुमार सिंह ने खुद को गोली मार दी। ये है काऊ लिंचिंग को लेकर आपके नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि अखलाक को किस तरह से मारा गया था। एक मंदिर के स्पीकर पर इस बात का ऐलान किया गया था और उसके बाद अखलाक को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये तो तालिबान शासित देशों में होता है। और पहलू खान, किस तरह से खुले में भीड़ ने उसे मार दिया। क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि अब तक पहलू खान की हत्या में एक भी शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ है? क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि उसके परिवार के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया गया? और ये शंभूलाल रेगर, जिसने एक बेकसूर बांग्ला भाषी श्रमिक को जिंदा जला दिया, वो जेल गया और जेल से वो बाकायदा राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर रहा है। न सिर्फ राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर रहा है, बल्कि कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन उसके पक्ष में रैलीज निकाल रहे थे। ये तो बहुत अजीबोगरीब बात है मोदी जी। ऐसा तो पाकिस्तान में होता है, जहां सलमान तासीर की हत्या होती है और उसके हत्यारे के पक्ष में हाईकोर्ट के तमाम वकील जो है सड़कों पर उतर आते हैं। तो मुझे बताइए, काऊ लिंचिंग से और उसके बाद जो नफरत का माहौल, नफरत की आंधी जो इस वक्त देश में है, उसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का दूसरा पहलू, सबरीमला और ट्रिपल तलाक में दोहरे मापदंड। प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या कहते हैं कि ट्रिपल तलाक जो है वो एक धार्मिक मुद्दा नहीं है और सबरीमला परंपरा से जुड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री, मैं आपको बता दूं कि अगर ट्रिपल तलाक जेंडर इक्वालिटी यानी कि महिलाओं की समानता से जुड़ा मुद्दा है तो सबरीमला भी उतना ही जेंडर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर सबरीमला धार्मिक मुद्दा है तो ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी उतना ही धार्मिक मुद्दा है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जो कट्टर मौलवी हैं वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में सरकार के दखल को धर्म से दखल में जुड़ा मामला मान रहे हैं। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सबरीमला मामले में किस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए थे, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी हुई थी, धज्जियां उड़ाई गई थी। और भूल जाइए इस भीड़ को, आपके अपने अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कहा था कि सबरीमला जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट दखल ना दे। ये है एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार अध्यक्ष। तो मुझे बताइए कि अगर ट्रिपल तलाक महिला समानता से जुड़ा मुद्दा है तो सबरीमला क्यों नहीं? और आपके दोहरे मापदंड ऐसे में एक्सपोज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं राम मंदिर पर।
राम मंदिर पर आपसे जब सवाल किया गया कि इस पर अध्यादेश क्यों ना लाया जाए, तो आपने बहुत अच्छी बात कही मोदी जी। आपने ये बात कही कि भाई ट्रिपल तलाक पर भी हम तभी अध्यादेश लेकर आए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। ये कहा ना आपने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फिर आपके पार्टी के नेता इस तरह के बयानात क्यों देते हैं? आपकी कथनी और करनी में फर्क क्यों है मोदी जी? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तब आप ही के पार्टी के महासचिव राम माधव हमें 1992 की याद दिलाते हैं। गिरिराज सिंह जो हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोलते हैं। यही हाल आपके यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। और जब आपने ये कह दिया है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए बाद में हम अध्यादेश लाएंगे, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते आते सालों लग गए फिर क्या? और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर मुझे बहुत ही अटपटी सी लगी है आरएसएस की प्रतिक्रिया, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस बयान का स्वागत आरएसएस ने किया है। दत्तात्रेय होसबले ने कहा है कि यह स्वागत योग्य बयान है। तो सवाल यह कि अगर मामला अदालत में अटक गया, क्योंकि आरएसएस तो कह रही थी कि आप तुरंत अध्यादेश लाइए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा जो है प्रधानमंत्री आपके गले की फांस बन गया है, ना आपके लिए उगलते बन रहा है ना निगलते। क्या ये बात सही है या नहीं है? तो आइए अब हम रुक करते हैं अपने तीसरे मुद्दे का, नोटबंदी। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कहा कि ये झटका नहीं था, हमने 1 साल पहले लोगों को चेतावनी दे दी थी और उसके बाद ये तमाम मुद्दे हुए। मैं प्रधानमंत्री महोदय आपके इस अहंकार से सन्न, आई एम स्पीचलेस प्रधानमंत्री। क्या आप भूल गए कि नोटबंदी के दौरान 120 लोग लाइनों में लग के मरे थे? और जिन लोगों को अपना काला धन सफेद करवाना था, चाहे वो हाई प्रोफाइल वकील हों, एक्टर्स हों, बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, उन्होंने घर में बैठे बैठे अपने लाखों करोड़ रुपए जो हैं वो सफेद करवा लिए। मरा तो आम इंसान लाइन में जाके मरा, छोटे छोटे बिजनेसेस बर्बाद हुए, किसान बर्बाद हुआ। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? आप भूल गए होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मगर इस मजदूर के आंसू मैं नहीं भूला हूं, क्योंकि इनसे रूबरू मैं हुआ था जब लोग सफर कर रहे थे। खाने के लिए मर रहे हैं, पैसा लेने जाते हैं, मालिक हमको नहीं देता है। हम काम किए हुए हैं साहब, झूठ नहीं बोल रहे हैं, मम्मी कसम खा रहा हूँ, हमको पैसा नहीं देना है। इसके आंसू से न जाने हम खुद को कैसे दूर रख सकते हैं। अगला मुद्दा, उनसे पूछा गया विजय माल्या, ललित मोदी और नीरव चोकसी जैसे भगोड़ों के बारे में, तो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि उन्हें भाग जाना पड़ा। पहले तो लूट चल रही थी, मगर मेरे राज में आते ही उन्हें भाग जाना पड़ा। तो मेरा सवाल आपसे प्रधानमंत्री, उन्हें भागने किसने दिया? किसकी सरकार थी? और क्या आप इस बात से इत्तेफाक रख सकते हैं कि ललित मोदी के क्या ताल्लुकात फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे सिंधिया से थे? किस नेता की किस बेटी ने उनके फर्म में काम किया? क्या आप पीएल पुनिया के उस बयान को नजरअंदाज कर सकते हैं कि विजय माल्या अपने भागने के 1 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से लंबी बातचीत कर रहे थे? तो देखिए, मैं इस मुद्दे पर आप पर उंगलियां नहीं उठा रहा हूं, मगर ये तमाम जो है ना, ये तमाम फैक्ट्स हैं, इन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं मोदी जी। लिहाजा अगर ये लोग भाग गए हैं तो ये आपकी उपलब्धि नहीं है, आप कटघरे में हैं कि आखिर ये भागे।